अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आज हमने पढ़ना है ये नेज़ा फेंकना। और नेज़ा फेंकने के लिए ये इसका है ग्राउंड जो हमने बनाया सेक्टर है, ये 29 दर्जे का सेक्टर है। और ये हैं 8 मीटर की लंबाई की, दोनों साइडों पे 8 मीटर ये लंबाई की 2 लाइनें लगाई जाएंगी। और इनकी जो है 4 मीटर चौड़ाई होगी दोनों लाइनों की, और 8 मीटर की ये कॉस होगी। ठीक है। और यहाँ पे कॉस की साइडों पे ये देखें, ये है 75 सेंटीमीटर इसकी दो जो हैं लाइंस बढ़ाई जाएंगी दोनों साइडों पे, इधर भी और इस साइड पे भी। ये 75 सेंटीमीटर जो है दोनों साइडों पे लाइन बढ़ाई जाएंगी। और इसका जो सेक्टर है वो है 29 दर्जे का सेक्टर है। और ये इसका जो है दौड़ने का रास्ता, ये जो 8 मीटर क्रॉस की जो लाइंस हैं इसके पीछे होगा इसका दौड़ने का रास्ता। जो दौड़ने का रास्ता है वो है कम से कम है 30 मीटर, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 33.5 मीटर होगा इसका दौड़ने का रास्ता, जहाँ से नेज़ा पकड़ के दौड़ के आना है। और ये जो 8 मीटर क्रॉस की जो लाइन है यहाँ पे ये गिनती के कदम लेने होते हैं, 5 या 7 कदम। उसके बाद इस सेक्टर के अंदर, ये जो सेक्टर है 29 दर्जे का, इसमें फेंका जाएगा, इसके अंदर फेंका जाएगा। तो इसमें ये है कि इसमें जो खिलाड़ी हैं उनकी जो बारी है, वो जो नेज़ा फेंकने के जो इसके हैं ये ज़ाब्ते, इसमें यह है कि सबसे पहले जो है खिलाड़ियों की जो बारी है वो कुरानंदाज़ी से की जाएगी। ये इसके ज़ाब्ते हैं जो हमने पढ़ने हैं अब। तो इसमें यह है कि सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये है सबसे पहले, ये इसके देखें, ये बाप हसन लिखा हुआ है, और इसके बाद है ये जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो यानी कि नेज़ा फेंकना। तो इसमें यह सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि पुराने ज़माने में मुख्तलिफ़ जो कबीले थे नेज़े और भाले को बतौर दफाई हथियार और शिकार करने के लिए इस्तेमाल करते थे। किसी मुकर्रर निशान को निशाना बनाना उनका मकबूल खेल था। मिसाल के तौर पर होंटाट, जो कि एक ये एथलीट था, वो 100 कदम से छोटे से मुकर्रर निशान को निशाना बनाने में बहुत माहिर था। कहा जाता है कि वल्तासी ये भी एक एथलीट था। और यह है कि 300 मीटर के फासले किसी भी चीज़ को अपने 1.30 मीटर लंबे और उंगली के बराबर मोटे नेज़े से निशाना बना सकता था। यूनानी और यूटेंस में निशानाबाजी के अलावा जैवलिन या नेज़े को दूरी पर फेंकने के लिए मशक करना बहुत मकबूल थी। मौजूदा दौर में ये ही जैवलिन फेंकने में तब्दील हो गई है। और 19वीं सदी के पिछले हिस्से में इसने बाकायदा खेल का दर्जा हासिल कर लिया था। 1870 से स्वीडन और हंगरी में इसे बाकायदा खेलों के प्रोग्राम का हिस्सा तस्वर किया जाने लगा। इन दिनों ये मुकाबले 2 तर्ज के होते थे। पहली तर्ज में जैवलिन को दरमियान में पकड़कर फेंका जाता था, जबकि दूसरी फ्री स्टाइल थी जिसमें इसे दुम के नज़दीक खूंटी में उंगली फंसाकर फेंका जाता था। इनके अलावा जो है जैवलिन फेंकने के लिए दोनों हाथों को बारी बारी इस्तेमाल किया जाता था, यानी पहले दाएं और फिर बाएं हाथ की बेहतरीन कारकर्दगी। इसी तरह के मुकाबले शॉट और डिस्कस, शॉट यानी कि गोला फेंकना, और डिस्कस फेंकने के लिए भी हुआ करते थे। 1908 की ओलंपिक खेलों में सिर्फ दोनों हाथों से फेंकने का मुकाबला हुआ था। 1859 के आसपास 1.25 किलोग्राम वजनी जैवलिन फेंकने का रवाज था, लेकिन जल्द ही इसका मेयारी वज़न जो है 800 ग्राम मुकर्रर कर दिया गया। वक्त के साथ साथ इसकी लंबाई और मोटाई के अलावा बहुत सी दूसरी तकनीकी तब्दीलियाँ होती रही हैं। जर्मनी के यूहान के 104.80 मीटर आलमी रिकॉर्ड ने एथलेटिक्स की बैनुल-अक़वामी फेडरेशन को मजबूर कर दिया कि हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पर 1 अप्रैल 1986 से जैवलिन का मरकज़ी सर्कल तकरीबन 4 सेंटीमीटर आगे तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से इसका ज़्यादा दूरी पर जाने का इम्कान और ज़मीन पर गिरने के बाद फिसलने का फासला कम हो गया। अच्छा, अब है मुकाबले के ज़ाब्ते हैं इसके, यानी कि कवानीन, क़वायद या ज़ाब्ते एक ही चीज़ है। एथलीट्स की जो बारियों की तरतीब है वो कुरानंदाज़ी से मुकर्रर की जाएगी, यानी कि पर्चियाँ डाल के पता किया जाएगा कि पहले किसकी बारी है और उसके बाद किसकी बारी होनी है।
तो जिस मुकाबले में 8 से ज़्यादा खिलाड़ी होंगे तो वहाँ पर हर खिलाड़ी को 3-3 बारियाँ दी जाएंगी और उसके बाद जो 8 बेहतरीन खिलाड़ी होंगे उनको यह है कि फिर उनको फिर ये जो है 3-3 बारियाँ दी जाएंगी। तो उस पर यह है कि आखिरी क्वालिफाइंग पोजीशन पर है, बराबरी की सूरत में भी जो फैसला बराबरी के मुआवजा ज़ाब्तों मुताबिक ही किया जाएगा। तो इसमें यह है कि जिस जो बराबरी आ जाती है तो उसमें यह है कि खिलाड़ियों की उनकी बारियों को देखा जाता है पहले, तो यानी कि उसने अपनी बारियों में किसने सबसे ज़्यादा दूर फेंका है, पिछली भी बारियों को काउंट करके वो देखा जाएगा कि उसने सबसे ज़्यादा यानी कि किसका सबसे ज़्यादा दूर किया है। तो उसके बाद अगर उनमें भी बारियों में भी पिछली बारियों में भी अगर बराबरी आ जाती है तो फिर उनकी नाकामियों को देखा जाता है। तो जिसकी नाकामियाँ कम होंगी ज़ाहिर उसकी फिर उसको पोजीशन पहली मिल जाएगी। अच्छा, जहाँ 8 या इससे कम खिलाड़ी होंगे तो वहाँ पे हर एक खिलाड़ी को 6-6 कोशें दी जाएंगी और यही है कि उनकी कोशों में जो सबसे ज़्यादा जिसकी दूर जाएगी उसको पहली पोजीशन होगी और उसके बाद फिर आगे सेकंड और थर्ड होगी। अच्छा, चौथे और पाँचवें दौर में बारियों की तरतीब पहली 3 कोशों में हर एथलीट की बेहतरीन बाज़ाब्ता इंफरादी कारकर्दगी की जैसे उनकी बारी पहले थी जिनकी उनको पहले दी उनको बाद में दी जाएगी और जिनकी बाद में थी उनको पहले दी जाएगी, इनकी उल्टी निस्बत से मरतब की जाएगी। अच्छा, आखिरी दौर में बारियों की तरतीब जो है पहली 5वीं कोशों में हर चीज़ की बेहतरीन बाज़ाब्ता इंफरादी कारकर्दगी की उल्टी निस्बत से मुतय्यन की जाएगी। जब मुकाबला शुरू हो जाए तो यह किसी खिलाड़ी को या एथलीट को दौड़ने या फेंकने वाले इलाका में जैवलिन या उसके बगैर मशक की इजाज़त नहीं होगी। मुकाबला शुरू होने से पहले मुकामी मुकाबला पर मुंतज़मीन जो हैं, ये मुंतज़मीन जो एहलकार या ओहदेदारान हैं, उनकी निगरानी में हर एथलीट को कुर्राअंदाज़ी के ज़रिए ही उनको मशक की इजाज़त होगी। यानी कि जैसे उनकी कुर्राअंदाज़ी में मुकाबले में बारियाँ हैं, कुर्राअंदाज़ी के ज़रिए जो मुकाबले में जो उनकी बारियाँ मुकर्रर की हुई हैं, मुकर्रर हो गई हैं, तो उसी तरतीब से उनको मशक करने के लिए कोशिश दी जाएगी। ये नेज़ा फेंकने का जो मैदान है वहाँ पे तो जैवलिन को उस मुकाम से पकड़ना लाजमी है जहाँ गिरफ्त बनी हुई है। इसे कंधे के ऊपर से या फेंकने वाले बाजू के ऊपर वाले हिस्से से फेंका जाएगा। इसे किसी भी और नए या गैर वाजिब तरीक़ा से फेंकने की इजाज़त नहीं होगी। तो इसमें जैवलिन के दरमियान में ये होता है कि गिरफ्त होती है, यानी कि डोरी लिपटी होती है, वहाँ पर उसको गिरफ्त कहते हैं और उससे वहाँ से पकड़ के जो खिलाड़ी है नेज़े को फेंकता है। सिर्फ वही कोशिश जो है जायज़ समझी जाएगी जिसमें जैवलिन का अगला सिरा इसके बाकी मांदा हिस्सों से पहले ज़मीन पर लगी, यानी कि जो नोकदार उसका हिस्सा है वो पहले ज़मीन पर लगना चाहिए और कोई वाज़ेह निशान भी मिला है। फेंकने के इब्तदाई अमल से लेकर जैवलिन हाथ में से छूट जाने तक एथलीट किसी वक्त भी अपना इतना घूम नहीं सकता कि उसकी पीठ मुकम्मल तौर पर फेंकने वाली कॉज की तरफ हो जाए। यानी कि जब खिलाड़ी जो है नेज़ा फेंकता है तो उसने उस वक्त तक सेक्टर की तरफ अपनी पीठ नहीं करनी जब तक कि उसका जो नेज़ा है वो ज़मीन को टच नहीं हो जाता। तो उसके बाद उसने बाहर निकलना है। एथलीट को दौरान मुकाबला ऐसी किसी शय के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं जिससे वो कोई मदद हासिल कर सके। मसलन 2 या इससे ज़्यादा उंगलियों को टेप के ज़रिए इस तरह इकट्ठा बांध लेना या जिस्म के साथ वज़न बांध लेना जो जैवलिन फेंकने के अमल में मददगार साबित होगा। आम हालात में हाथ पर टेप लगाने की इजाज़त नहीं। मासवाई फेंकने वाले हाथ पर खुला ज़ख्म या चोट की सूरत में उस पर पट्टी बांधी जा सकती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे उसको नेज़े को दूर फेंकने में मदद मिलेगी। दस्ताने पहनकर जैवलिन फेंकने की इजाज़त नहीं होगी। एथलीट जो है बेहतर गिरफ्त के लिए अलबत्ता अपने हाथों पर कोई चीज़ मल सकता है कि वो फिसले ना जो नेज़ा है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी को चोट से बचाने के लिए खिलाड़ी चमड़े या किसी और मौजूद शय की हिफाजती पेटी और कूहनी के लिए हिफाजती बंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एथलीट फेंकने के अमल को शुरू करने के बाद जिस्म के किसी भी हिस्से से दौड़ने के इलाका के बाहर ज़मीन छू ले या कोशिश के दौरान जो है जैवलिन को सही तरीके से ना फेंक सके तो उसे नाकामी तस्वीर किया जाएगा। अब ये जो 4 मीटर चौड़ाई और आगे फिर जो दौड़ने का रास्ता है जो शुरू में आता है वो रास्ता और उसके बाद जो 8 मीटर कॉस का जो इलाका है उस इलाके में फेंकने के दौरान अपने
जिस्म का कोई हिस्सा वो इन दोनों लाइनों के बाहर नहीं टच कर सकता। अगर टच करेगा तो उसकी फाउल कोशिश होगी। अच्छा, नाम करे जाने वाले मुनसिफ के इशारे के बाद कोशिश शुरू की जाएगी और जो एथलीट है वो 1 मिनट के अंदर अंदर उसने अपनी जो है थ्रो कर देना है जो नेज़ा है। अगर वो नहीं कर सकेगा, 1 मिनट का उसके पास टाइम है, तो वो ज़्यादा टाइम लगा लेता है तो उसकी जो है ये कोशिश है वो नाकाम तस्वर होगी। अगर जेवलिन जो है उड़ान के दौरान टूट जाए तो ऐसी कोशिश जो है नाकामी शुमार नहीं की जाएगी। अगर उसने जेवलिन जो बाकी हर तरह के ज़ाब्ते के मुताबिक उसने फेंका है तो फिर उसकी जो कोशिश है वो शुमार नहीं की जाएगी, उसको दोबारा कोशिश की जाएगी। इस अमल से अगर एथलीट अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके और कोई बेज़ाब्ती सर से हो जाए तो ये भी फाउल शुमार नहीं किया जाएगा। अच्छा, जो जेवलिन या नेज़ा जो सेक्टर की लेकिन उसके महदूद रकबे में नोक के बल गिरे वही कोशिश दुरुस्त मार की जाएगी। यानी कि जो 29 दर्जे का उसका सेक्टर है कि नेज़ा फेंकने का, तो उसके अंदर ही उसको नेज़े को गिरना है। अगर नेज़ा उस सेक्टर से बाहर गिरेगा तो वो है फाउल कोशिश होगी, उस कोशिश की पैमाइश नहीं की जाएगी। कोशिश शुमार होगी लेकिन उसकी पैमाइश नहीं की जाएगी। पैमाइश जो है जेवलिन की नोक ज़मीन पर लगने से पैदाशुदा निशान के नज़दीक किनारे से लेकर कॉज के अंदरूनी किनारे तक फ़ौरन ही की जाएगी, लेकिन सीध कायम रखने के लिए ऐसे फीते को उस दायरे के मरकज़ी नुक्ता पर रखा जाए जिसका ये कॉज हिस्सा है। अगर फासला पूरे सेंटीमीटर में ना हो तो उसे करीब तरीन निचले सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। यानी कि जो नोकदार हिस्सा है उसका पहला हिस्सा जो कॉज की तरफ है उस तक उसकी पैमाइश होगी। उस एथलीट जो उस वक्त तक फेंकने के इलाके से बाहर नहीं आ सकता जब तक कि जेवलिन ज़मीन पर ना गिर जाए। इसके बाद वो कॉस और अमूदी लकीरों के पीछे जो अमूदी लकीरें जो कि 75 सेंटीमीटर दोनों साइडों पे लगाई हुई हैं, जो कि मैंने आपको बताया है। तो उन लाइनों से पीछे से वो निकल सकता है और पीछे से ही वो अंदर आ सकता है। तो अगर वो उन लाइनों से या कॉस से आगे जिस तरफ वो सेक्टर बना हुआ है उस साइड से वो निकलेगा तो उसकी जो कोशिश है वो नाकाम शुमार होगी। जितनी मर्ज़ी उसने दूर नेज़े को फेंका है। तो ये है कि उससे 75 सेंटीमीटर जो लाइनें दोनों साइडों पे लगी हुई हैं कॉज के साइडों पे, तो उसके पीछे से ही उसने निकलना है। हर कोशिश के बाद हमेशा जो जेवलिन है वापस उठा कर लाया जाएगा। इसे किसी सूरत भी वापस फेंकने के इलाके की तरफ नहीं फेंका जाएगा। यानी कि उधर जहाँ फेंका गया है वहाँ से जहाँ पे थ्रो किया गया जो नेज़ा है वहाँ से उठा कर लेके आया जाएगा ताकि अगली लड़की की बारी हो सके। हर एथलीट की बेहतरीन जो थ्रो है जो कोशिश है उसको पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ख्वाह ये कोशिश पहली पोजीशन बराबरी के नतीजे के हसूल के लिए हो। यानी कि जितनी उसने कोशिशें ली है एथलीट ने उसमें जो उसकी बेहतरीन थ्रो होगी उसको शुमार किया जाएगा। तमाम फील्ड इवेंट्स में अगर किसी वजह से एथलीट की कोशिश के दौरान में कुछ ऐसे नामुनासिब हालात पैदा हो जाएं जिनकी वजह से उसकी कारकर्दगी मुतासर हो जाए तो इस सूरत में जो रेफरी है इसे मुतबादिल कोशिश देने का इख्तियार रखता है। अब जो फील्ड इवेंट वो होते हैं, एक होता है फील्ड इवेंट, एक होता है ट्रैक इवेंट। ट्रैक इवेंट वो होता है जिसमें हर किस्म की रेस शुमार होती है, जो गलियाँ होती हैं, जो राहदारियाँ होती हैं, तो वो ट्रैक में जिनके ट्रैक इवेंट्स कहलाती हैं। अब फील्ड इवेंट वो होता है जो कि ट्रैक बनाया हुआ है हमने 400 मीटर का, तो उसके अंदर जो मैदान है वहाँ पे जो जो इवेंट्स होंगे, फील्ड इवेंट्स होंगे, तो उसको हम फील्ड इवेंट कहेंगे। यानी कि जो भी इवेंट्स होंगे जैसे गोला फेंकना है, डिस्कस थ्रो है, या हाई जंप, लॉन्ग जंप है, या ये नेज़ा है, तो ये सारे जो है फील्ड इवेंट्स कहलाते हैं। अब आ गया है दौड़ने का रास्ता। जेवलिन थ्रो के लिए दौड़ने का रास्ता की जो कम से कम लंबाई है वो 30 मीटर है और जहाँ तक मुमकिन हो तो उसकी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबाई होगी वो 33.5 मीटर हो सकती है। ये फासला दो मतवाज़ी लकीरों से महदूद होता है जो कि एक दूसरे से 4 मीटर का फासला जिनका होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो मैदान बनाया है उसमें 4 मीटर उनकी चौड़ाई होगी दोनों लाइनों की, और जो कॉस है वो होगी, जब फेंकने की कॉस है वो है 8 मीटर, और जो दौड़ने का रास्ता है जो पीछे डॉट से मैंने जाहिर किया है वो है कम से कम 30 मीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 33.5 मीटर है दौड़ने का रास्ता। अच्छा, इन लकीरों के दरमियानी नुक्ते को मरकज़ मानकर 8 मीटर इस कुदर की एक कॉस लगाई जाएगी और इस कॉस की लकीर तक जाकर जेवलिन फेंका जा सकता है। कॉस के दोनों सिरों पर मुतवाज़ी लकीरों के मुदन
कम से कम 75 सेंटीमीटर लंबी लकीरें लगाई जाती हैं कॉस, और इन लकीरों की चौड़ाई जो 7 सेंटीमीटर होती है। इनके कॉस के साइडों पे जैसे मैंने बताया 75 सेंटीमीटर की दोनों तरफ लाइनें लगाई जाती हैं। आगे निशानियाँ, मार्कर्स। निशानियाँ या मार्कर्स, एथलीट अपनी सहूलत के लिए दौड़ने के रास्ता को मुतय्यन करने वाली लकीरों की बाहर की जानिब इंतज़ामिया की मुहैया करदा 1 या 2 निशानियाँ इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो दस्तयाब ना हो तो ये निशान चिपकने वाले टेप से भी लगाए जा सकते हैं। ताहम चूना, चौक या ऐसी कोई और चीज़ जिसके निशान देर पाँव किसी भी सूरत इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। आगे जैवलिन, ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सर, सुलाख और रस्सी की गिरफ्त। सुलाख और सिरा दोनों ही धात के बने होंगे और इसका सिरा जो है नोकदार होना चाहिए। इसकी बैरूनी सतह बिल्कुल हमवार होनी चाहिए जिस पर किसी किस्म का खुरदरापन या उभार ना हो। गिरफ्त उसके मरकज़े शकल के ऐन ऊपर होनी चाहिए। इसका कोई हिस्सा काबिल हरकत ना हो और ना ही कोई ऐसी चीज़ या आला लगा हो जिसकी वजह से उड़ान के दौरान इस मरकज़ी शकल में तब्दीली पैदा हो सकती है। सिर्फ इंतज़ामिया के मुहैया करदा जैवलिन जैवलिन जो है मुकाबला में इस्तेमाल किए जाएंगे और दौरान मुकाबला इनमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। और जैवलिन भी जो है वो एक इस्तेमाल होगा जो सब खिलाड़ियों ने यूज़ करना होगा। अब आगे है जैवलिन के बारे में कि इसका वज़न कितना है, लंबाई कितनी है और धाती सिरे की लंबाई कितनी है। वज़न जो इसका है मर्दों के लिए 800 ग्राम है और नौजवान मर्द या लड़के उनके लिए भी 800 ग्राम, नौ उम्र जो लड़के हैं उनके लिए 7 ग्राम और नौजवान लड़कियां या ख़वातीन उनके लिए वज़न है 600 ग्राम। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें वज़न आ जाता होता है मर्दों के लिए या ख़वातीन के लिए, तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि मर्दों के लिए 800 ग्राम और ख़वातीन के लिए 600 ग्राम। ठीक है, ये आपने वज़न लिखना होगा। आगे इसकी लंबाई है, लंबाई जो है 2.60 ता 2.70 मीटर है मर्दों के लिए और 2.3 ता 2.40 मीटर है लड़कों के लिए, 2.20 ता 2.30 मीटर नौजवान लड़कियां और या ख़वातीन के लिए। धाती सिरे की लंबाई जो है 25 ता 33 सेंटीमीटर है, ये 25 ता 33 सेंटीमीटर ही सबके लिए है। अच्छा, गिरफ्त की जो चौड़ाई है मर्दों के लिए 15 ता 16 सेंटीमीटर है और ख़वातीन के लिए 14 ता 15 सेंटीमीटर है। अब सिरे से मरकज़ शकल 90 ता 106 सेंटीमीटर जो है ये मर्दों के लिए, 86 ता 100 सेंटीमीटर जो है नौ उम्र लड़कों के लिए और 80 ता 92 सेंटीमीटर जो है नौजवान लड़कियां या ख़वातीन के लिए। अब आगे है जो कि मैंने आपको ये बना के दिखाया है, इसका जो मैदान है, जो इसका गिरने का इलाका है जैवलिन गिरने का, तो जैवलिन गिरने का जो इलाका है इसकी इलाका की जो सतह है सिंदर घास या किसी और मौजूद मादे की हो सकती है, यानी कैसी चीज़ की जिसमें जो है जैवलिन का निशान जब गिरे तो उसका वाज़ निशान उसको बन सके ताकि पैमाइश की जा सके। इसे 5 सेंटीमीटर चौड़ी 2 सफ़ेद लकीरों से इस तरह बनाया जाता है कि अगर इनको बढ़ाया जाए तो ये कॉस के अंदरूनी किनारे के दोनों सिरों और दौड़ने के इलाका को जाहिर करने वाली मतवाज़ी लकीरों के मकाम इत्साल यानी कि जहाँ पे ये मिलती हैं को कतः करती हुई एक ऐसे दायरे के मरकज़ पर मिल जाएंगी जिसका ये कॉस हिस्सा है। जैवलिन गिरने के सेक्टर का जो जाविया ये दर्जा है वो तकरीबन 29 दर्जे का होगा, जैसे कि मैंने आपको ये बना के दिखाया है। तो आगे गिरफ्त। अच्छा, जैवलिन पकड़ने के 3 तस्लीम शुदा तरीके हैं। शहादती उंगली से पकड़ना है या दरमियानी उंगली से पकड़ना है। अंग्रेज़ी के हर्फ वी या पंजे की मानित गिरफ्त है। तो ये है कि पहले दोनों जो तरीके हैं मंझे हुए, यानी कि मंझे हुए वो खिलाड़ी होते हैं, मंझे हुए एथलीट्स वो होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हों, तो उनके लिए बहुत मकबूल हैं। जबकि तीसरा जो तरीका है वो नो अमाउच यानी कि नए सीखने वाले एथलीट्स को सिखाने में बहुत मौसर होता है। इसमें शहादत और दरमियानी उंगलियों को फैलाकर जैवलिनों को पकड़ा जाता है। हथेली जैवलिनों को सहारा दिए हुए होती है जिसकी वजह से कूहनी को चोट लगने का इम्कान जो कम होता है। या इसे वो एथलीट इस्तेमाल करते हैं जिनकी कूहनी को चोट लगी हुई हो। जैवलिन पकड़ने का जो तरीका बे है जो आपको बताया गया तो सबसे कुदरती और आसान है, लेकिन इसमें जैवलिन का जो हाथी में फिसल कर हथेली की बाहर की जानिब चले जाने का खतरा होता है। अच्छा, जैवलिन पकड़ते वक्त मदज्जा झैल का जो है जो आपको मैं बताने लगी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, यानी कि जैवलिन को रस्सी वाले हिस्से यानी ग्रिप के आखिरी सिरे से पकड़ें। इसे हमेशा हथेली की मुकम्मल लंबाई के रुख ही पकड़ें। अच्छा, वो उंगलियां जो जैवलिन को पकड़े हुए नहीं होती इन्हें ग्रिप कॉर्ड के साथ जुड़ी रहना चाहिए, यानी कि जो रस्सी है जो ग्रिप है उसके साथ जुड़ी रहना चाहिए। जैवलिन को छोड़ते वक्त हाथ तो अकड़ाए रखें वरना जैवलिन जो है हाथ से
निकलने के ज़ाविया पर मनफी असरात पैदा करेगा। अच्छा, ये स्टूडेंट्स, ये आज आपका था लेक्चर जो आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। ये जो इसके जैवलिन जो थ्रोज हम पढ़ते हैं, जैवलिन थ्रो है या डिस्कस थ्रो, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, तो जो एथलेटिक के जितने भी इवेंट्स होते हैं उनके जो ज़ाब्ते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपने बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। इंशाल्लाह फिर दोबारा हाज़िर होगी, उसके बाद अगला लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।